नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा क्या होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं और अवशोषण स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग समझेंगे। हाइड्रोजन के लिए परमाणु स्पेक्ट्रम है वो अलग से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रेकेट, फुंड और हेम्फ्रे उनका जो अध्ययन करते हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाएगा। आज हमारा मकसद ये है कि हम ये जानें कि परमाणु स्पेक्ट्रम आखिरकार क्या होता है। ये हमारा मकसद है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, जैसे ये कोई मेरे पास में एक किरण है और ये दृश्य प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, दृश्य। और दृश्य को आप जानते हो, विजुअल लाइट, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है और उसमें से वो भाग जिससे हम चीजों को देख पाते हैं उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। और दृश्य प्रकाश के अंदर हम लोग मानते हैं कि 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष के अंदर हमें दिखाई देते हैं। वो सातों रंग दृश्य प्रकाश में होते हैं, ठीक है। लेकिन साधारण अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमें 7 रंग दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम लोग इसको श्वेत प्रकाश बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं इस दृश्य प्रकाश को एक प्रिज्म में से गुजार देता हूँ, आपको पता है प्रिज्म इस प्रकार का होता है, कांच का बना हुआ, है ना। अगर मैं इसको इस प्रिज्म में से गुजारता हूं तो हमें 7 अलग अलग रंग की इस प्रकार से पट्टियां दिखाई देती है, ठीक है ना। मान लेना कि ये 7 है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 बनाऊंगा तो बहुत खिचड़ पिचड़ हो जाएगा। तो ये 7 अलग अलग प्रकार की यहाँ पे पट्टियां बन करके निकल के आती है, ठीक है। इधर से प्रिज्म में इंटर किया दृश्य प्रकाश और यहाँ पे विबग्योर वाली वो 7 पट्टियां निकल करके आ जाती है, ठीक। ये जो 7 पट्टियों के रूप में व्यवस्था बनी है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। एक प्रकाश है हमारे पास में जो कि श्वेत प्रकाश है और इसको हमने प्रिज्म में से गुजारा तो इसने क्या किया, इसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित किया और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक व्यवस्था बना दी, एक अरेंजमेंट बना दिया। इस अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी कलर होते हैं, जो विबग्योर वाले 7 कलर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिक्स होते हैं। मतलब कब रेड खत्म हुआ कब अगला शुरू हो गया हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो बिल्कुल एक दूसरे में अच्छे से मिश्रित हो जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा कलर कब खत्म हुआ कब शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इस शब्द को याद रखना, त सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया कि जितने भी रंग हैं हमारे पास में वो सारे रंग एक दूसरे में अच्छे से मिश्रित हो के अगला शुरू हो रहा है। मतलब बीच में पता ही नहीं चल रहा है, बीच में कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। और अगर ये सतत ना हो, जैसे एक रंग के बीच में, जैसे ये एक रंग आ गया और उसके बाद में दूसरा रंग आया और बीच में इस प्रकार की पट्टी हमें दिखाई दे रही है छाया वाली, तो इसको बोलते हैं रेखा स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे, रेखा स्पेक्ट्रम। रेखा स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये तो हो गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। एक प्रकाश है, प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा और उसकी पट्टियां, उसके जो रंग है वो अलग अलग होकर के एक अरेंजमेंट बन गया। उस अरेंजमेंट को ही हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हो गए, एक सतत हो गया और दूसरा रेखा स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि वो रंग जिसका लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना ही वो कम मुड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लो जो रेड कलर होता है ना उसका लैम्डा सबसे अधिक होता है इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है, और जो बैंगनी रंग होता है उसका लैम्डा सबसे कम होता है इसलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है, ठीक है ना। देखना यहाँ पे आपको वॉयलेट कलर दिखाई दे, है ना, और यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई देगा इंद्रधनुष के अंदर। तो जिसका लैम्डा, लैम्डा माने तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम मुड़ेगा, और जिसका लैम्डा जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा मुड़ता है। ये बात आपको अलग से ध्यान में रखनी है, इस बात को कि अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो मुड़ेगा कम, अपने पथ से विचलन उसका कम होगा, और तरंग दैर्ध्य कम तो उसका पथ से विचलन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो व्यवस्था बनी है इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
अब समझते हैं कि उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। जैसे ये कोई पदार्थ है, ठीक है ना, ये कोई भी पदार्थ हो सकता है। इस पदार्थ को हम लोगों ने ऊष्मा दी, ठीक है ना, मतलब ऊष्मा भी मत कहिए आप, हमने कहते हैं कि ऊर्जा दी, हमने किसी भी रूप में दी, हमने इसको ऊर्जा दी, ठीक है ना, हमने इसको क्या दी है, ऊर्जा दी है। और ऊर्जा देने के बाद में पहले तो ये अवशोषण करेगा ऊर्जा का, और जब ऊर्जा देना हम लोग बंद कर देंगे तो वही ऊर्जा ये उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना, उसी ऊर्जा का ये क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। पहले हमने इसको ऊर्जा दी है तो इसने अवशोषित कर ली, और थोड़ी देर बाद में इसी ऊर्जा का ये उत्सर्जन करेगा। और जब ये उत्सर्जन करेगा तो हमने जितनी दी है उतनी नहीं करेगा, उसमें से कुछ को ये अपने पास रख लेगा और कुछ उत्सर्जित करेगा। तो जैसे हम लोगों ने ये 7 रंग वाला प्रकाश इसको दिया, तो जब वापस निकलेगा तो एक, फिर बीच में जगह खाली, फिर दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, इस प्रकार से ये उत्सर्जन करेगा। बीच बीच में ऐसे काली पट्टियां उसको हमें दिखाई देगी, ठीक है ना। जितनी ऊर्जा हम लोगों ने इसको दी वो पूरी उत्सर्जित नहीं करेगा, कुछ ही अवशोषित करके अपने पास में रख लेगा। अब हमें पता है कि हमने कौन कौन सा कलर इसको दिया हुआ है, तो जो बाहर आ गया वो तो उत्सर्जित हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा इसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और जो काली काली पट्टियां जो रह गई, मतलब इनको इसने अपने पास में रख लिया, तो ये हो जाएगा इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है। हमने इसको ऊर्जा दी और उसके बाद में इसने उत्सर्जन किया, तो जो हमें दिखाई दे रही है रंगीन जो कलर हमें दिखाई दे रहा है वो तो हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और जो रख ली वहां पे पट्टियों की जगह रह जाएगी खाली, तो वो हो जाएगा इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। और याद रखना इस बात को, एक बुनसेन नाम के साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट बुनसन, ठीक है ना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, रॉबर्ट बुनसन, रॉबर्ट बुनसन, ये एक ही मात्रा बुनसेन, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है ये बिल्कुल हमारे फिंगर प्रिंट की तरह होता है। जैसे एक आदमी का फिंगरप्रिंट, जब आधार कार्ड में हम लोग अपना फिंगरप्रिंट अपडेट करवाते हैं ना, वैसे इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो किसी दूसरे का नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ये पदार्थ का एक प्रकार का फिंगरप्रिंट ही है, मतलब अगर हमें पदार्थ को पहचानना है तो इसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं। ये एक पदार्थ का अपना स्पेसिफिक होता है, ऐसा किसी दूसरे पदार्थ का नहीं होता है। और इन्हीं के आधार पर जो फिंगरप्रिंट मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आधार पर बहुत सारे नए तत्वों की खोज हुई, जैसे कि रुबेडियम, सीजियम और टेलुरियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये थैलियम है, टेलुरियम नहीं, इसको थैलियम बोलते हैं। और इसके अलावा जो हीलियम होता है, हीलियम सूर्य में पाया जाता है, इस बात की पुष्टि भी इसी के आधार पर हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि वहां से उत्सर्जित होकर जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसको पहचान करके हम लोगों ने इस बात की पहचान की कि सूर्य के अंदर हीलियम पाया जाता है। इसको मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कलर चेंज करके। जब किसी प्रकाश को या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, क्योंकि ये तो वही है ना, तो किसी प्रकाश को इस प्रकार से अरेंज कर दिया जाता है तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, सतत और रेखा स्पेक्ट्रम होता है। किसी भी पदार्थ का जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो वो बिल्कुल इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह स्पेसिफिक होता है। और इन्हीं के आधार पर रुबेडियम, सीजियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम आदि तत्वों की खोज की गई। और इसी के आधार पर हम लोगों ने ये तय किया कि सूर्य के अंदर भी हीलियम पाया जाता है। और रॉबर्ट बुनसेन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार इंसान का फिंगरप्रिंट अपने आप में स्पेशल होता है, ठीक उसी प्रकार से पदार्थ का स्पेक्ट्रम अपने आप में स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।